भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको घूर्णन त्रिज्या रोटेशनल रेडियस के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है। इसकी परिभाषा होती है घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी जिसके वर्ग का किसी पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो घूर्णन अक्ष के परितः आवश्यक जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है, वह दूरी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। अर्थात पिंड के जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा mk²। यदि हम घूर्णन त्रिज्या की बात करें तो k इज इक्वल टू I/m। तो I/m आ जाएगा। तो यहाँ से √I/m, तो आपको पता है कि जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr² होता है। m से m कैंसिल हो जाएगा तो √r², या इसको अंडर रूट बाहर आएगा तो r आ जाएगा। तो मात्रा किसकी क्या होगी मीटर। और यदि हम इसके डायमेंशनल की बात करें, विमा की बात करें, तो वो विमा निकल के आएगी केवल 4l ब्रैकेट में l। अगला एक डेरिवेशन है बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा। तो आपको बता दें बिना फिसले लुढ़कते हुए, तो ऐसी स्थिति में क्या निकल के आता है कि माना कोई पिंड बिना फिसले लुढ़कती है, माना कोई पिंड बिना फिसले लुढ़कती है तो वह अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी प्राप्त करता है। अर्थात अतः पिंड पर हम कह सकते हैं कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो के रेखीय और के घूर्णन के बराबर हो जाएगा। तो के टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा ½mv², और घूर्णन का क्या हो जाएगा 1/2 I⍵²। जैसा कि आपको पता है कि जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है I बराबर mk² होता है, और कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर r⍵। तो देखिए ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं v/r, और जड़त्व आघूर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं mk²। तो k टोटल इक्वल टू क्या आएगा ½ mv² प्लस 1/2 mk² और v²/r²। तो r², देखिए अब आपको बता दें कि ½ mv² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + k²/r²। तो ये जो k टोटल का मान होगा वह जब भी कभी भी पूछेगा कि बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा, तो बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv², 1 + k²/r²। अर्थात के टोटल का मान के रेखीय तथा के घूर्णन के योग के बराबर होता है। यदि हम इसी में आपसे कह दें कि बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण का सूत्र, तो आपको बता दें जैसा कि चित्र दिखाई दे रहा है, आपको इस चित्र को आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपने इस चित्र को देखा है, तो इस चित्र में आपने देखा है कि एक कोई आधार है CB, और यहाँ से C से स्मॉल h ऊंचाई पर एक बिंदु A है जिस पर प्रारंभिक वेग 0 है तथा द्रव्यमान m है, और B के साथ थीटा कोण बनाया जाता है, B से A के बीच की दूरी s है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हम ये कह सकते हैं माना कोई पिंड किसी आनत तल के उच्चतम बिंदु A से विरामावस्था से बिना फिसले लुढ़कना प्रारंभ करता है, तो ऐसी स्थिति में आनत तल का क्षैतिज से झुकाव थीटा कोण है, इसमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है तथा तिरछी लंबाई s है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम इस चित्र के अनुसार क्या आ जाएगा, बिंदु A पर जो कुल ऊर्जा होगी तथा बिंदु B पर जो कुल ऊर्जा है उन दोनों ऊर्जा का मान बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पिंड A पर कुल ऊर्जा पिंड B पर कुल ऊर्जा के मान के बराबर होगी। अर्थात पिंड A की बात करेंगे तो पिंड A में इसकी गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है तो mgh, और बिंदु B पर कुल ऊर्जा का मान जैसा कि ऊपर लिखा आपको बताया था कि बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, तो जब बिंदु B की बात करते हैं तो बिंदु B पर इस पर
बिना फिसले पिंड की गतिज ऊर्जा काम करती है। स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पिंड चलते हुए लगातार आ रहा है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि गति का तृतीय समीकरण होता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात जब कभी भी पिंड जहाँ से चलना प्रारंभ करती है वहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान शून्य होता है, अर्थात u का मान शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2as। तो यहाँ पे जब 2as आ जाएगा, तो जैसा कि आप ट्रायंगल ACB की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी s साइन थीटा। देखिए जैसा कि हमने जो बताया वही हमने नोट भी कर दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू s साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे v स्क्वायर तथा h का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जैसा कि समीकरण 1 हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h की जगह मान रखेंगे, तो जैसा कि समीकरण 1 था जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सभी का मान रखेंगे, h का भी मान रख दिया और v स्क्वायर का भी मान रख दिया। जब मान रखेंगे तो जो कैंसिल होगा उसको काट देंगे, बाकी जो नहीं कैंसिल होगा उसको नोट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मान निकल के आता है यह बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण का मान निकल के आता है a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद में यदि हम बात करें समांतर अक्षों की प्रमेय, इसका स्टेटमेंट होता है किसी समतल पटल का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस समतल पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम लोग ICM ऐसा कह दिया, तथा पटल के संपूर्ण द्रव्यमान m व दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, अर्थात I का मान ICM प्लस ME स्क्वायर के बराबर होगा। इसका निगमन देख लीजिए। जैसा कि हम चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर एक AB अक्ष है, इससे स्मॉल a दूरी पर एक CD भी अक्ष आ जा रहा है, जिससे स्मॉल x दूरी पर एक P बिंदु है, जिस पर तो हम ये कह सकते हैं कि माना एक समतल पटल जिसका द्रव्यमान m है, पटल का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। समतल पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर एक दूसरी समांतर अक्ष CD जाती है। माना इस अक्ष से स्मॉल x दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान वाला कोई कण स्थित है, अतः संपूर्ण पटल का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या हो जाएगा समेशन m a प्लस x का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात I बराबर क्या आ जाएगा समेशन m या सिग्मा कह दीजिए, सिग्मा m a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू सिग्मा m a स्क्वायर प्लस सिग्मा m x स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा m x। जैसा कि आपको पता है सिग्मा m इज इक्वल टू कैपिटल M रख देंगे, जो कि संपूर्ण पिंड के क्षेत्र द्रव्यमान को दर्शाता है, अर्थात सिग्मा m x स्क्वायर इक्वल टू ICM है। लेकिन जब हम सिग्मा m x की बात करते हैं तो उसका मान 0 है। यहाँ पर
हमको m और x की बात कर रहा है तो वो उसका मान 0 के ही बराबर है, मतलब यहाँ हमें पता नहीं है। तो जहाँ जहाँ जो मान रखा है उसको हम रख देंगे। तो i इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर लिखा था, तो उसकी जगह हम लोग आई सी एम लिख देंगे। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है लंब अक्षों की प्रमेय। इसको तो हम लोग चित्र से ही समझते हैं। देखिए 3 अक्ष बने हैं एक्स वाई जेड, 3 अक्ष बने हैं। मध्य बिंदु से यदि हम ओरिजिन से बात करते हैं तो ओरिजिन से एक लाइन आगे की तरफ जेड एक्स को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु पे काटा जाता है एक्स वाई और आर, ऐसे करके बिंदु हो गए। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट ये होता है कि किसी समतल पटल का तल के लंबवत स्थिति किसी बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी समतल के पटल से स्थित पटल में स्थित तथा उसी बिंदु से होकर जाने वाली 2 परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। फिर से इसका स्टेटमेंट देखिए, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत स्थिति किसी अन्य बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी समतल पटल में स्थित तथा उसी बिंदु से होकर जाने वाली 2 अन्य परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। फिर से स्टेटमेंट देखिए, यदि फोटो साफ ना आए तो देखिए हम प्रयास अधिकतम कर रहे हैं। तो किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत स्थिति किसी बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी समतल पटल में ही स्थित जड़त्व आघूर्ण उस पटल में स्थित तथा अन्य बिंदुओं से होकर जाने वाली 2 अन्य परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। अर्थात आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जेड अक्ष पे काम करने वाला, ये देखिए जेड अक्ष पे काम करने वाला जो जड़त्व आघूर्ण है वह एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर है। इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, देखिए माना एक समतल पटल जिसके तल के लंबवत स्थित बिंदु ओ 3 परस्पर लंबवत अक्ष एक्स वाई जेड से होकर गुजरती है। माना m द्रव्यमान का कोई कण OZ अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित है जिसके निर्देशांक x, y है। अर्थात संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे तो देखिए यदि हम z अक्ष की बात करेंगे तो ये देखिए z अक्ष की बात कर रहे हैं, इस z अक्ष की बात करेंगे तो इस पर जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, इस पर जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा सिग्मा m r स्क्वायर। सिग्मा एम आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। तो आई एक्स की बात करेंगे तो वो क्या निरूपित करता है, वो निरूपित करता है आई एक्स इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर और आई वाई क्या निरूपित करता है, सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अर्थात आई जेड का मान किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो यदि हम समांतर अक्षों की प्रमेय की बात करेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। लेकिन लंब अक्षों की प्रमेय की बात करेंगे तो उसका सूत्र आएगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये आप सबका डेरिवेशन इस तरीके से निकल के आ जाता है।